हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली जो हमारा घटना चक्र का सीरीज है ना, उसमें हम लोग पॉलिटी वाले सेगमेंट में आज हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के सारे सेगमेंट को एक वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें गवर्नर आएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, टर्म्स ऑफ गवर्नर्स एंड बहुत सारी चीज़ जो गवर्नर से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे चीफ मिनिस्टर पे, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन स्टेट लेजिस्लेचर पे, उसके बाद हाई कोर्ट पढ़ेंगे, फिर ट्रिब्यूनल्स देख लेंगे स्टेट से रिलेटेड, एंड देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को देख लेंगे। तो जो भी सेंटर स्टेट वाला पार्ट होगा उसको एक फ्लो में करने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, घटना चक्र, पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। स्टार्ट करते हैं द गवर्नर वाले पोर्शन से। स्टेट में इंटर कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को समझना काफ़ी जरूरी है। इसमें हम लोग जो कंडीशंस देखेंगे वो आपको पता है, गवर्नर्स के ऑफिस का कंडीशंस, फिर टर्म्स देखेंगे गवर्नर का, पावर्स एंड फंक्शन देखेंगे गवर्नर का, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर का देखेंगे, और बहुत सारे जो चीज़ होंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इट वुड बी द ओरिजिनल प्लान ऑफ द ड्राफ्ट कमीशन फॉर हैविंग इलेक्टेड गवर्नर्स वाज ड्रॉप्ड बिकॉज जो पहला ओरिजिनल प्लान था जिसमें ड्राफ्ट कमीशन का गठन किया जाना था फॉर द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर, उसको ड्रॉप कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था ऐसा? ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए, बेसिकली इट वुड हैव मींट अनदर देखिए कहा, देखिए एक चीज़ माना जाता है ना कि अगर गवर्नर को हम लोग इलेक्ट करते, अगर गवर्नर को इलेक्ट करते नॉमिनेट करने की जगह पे, तो क्या क्या इशू होता। हालांकि ये बकवास बातें हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। कहने को इंडिया एक तरीके से सेंटर हैज़ सेम इक्विवेलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर जो है वो ग्रेटर देन स्टेट है थोड़ा सा। ठीक है, कंप्लीट फेडरल नहीं है, स्क्यूड फेडरल आप कह सकते हो, क्वाजी फेडरल कह सकते हो उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे स्टेट में अगर मान लीजिए किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बन रखी है और सेंटर में किसी और पार्टी की बन रखी है, जैसे अभी देख लीजिए सिनेरियो, लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दीदी हैं, आपको पता होगा। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे ना एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे स्टेट की कोई चीज़ें से इंट्रैक्शन का बहुत कम हो जाता है। तो एक गवर्नर को यहाँ बैठाया जाता है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और ये एक तरीके से फॉर्मल वर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ ये होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्लान ओरिजिनल बनाया गया था ड्राफ्ट कमीशन के लिए, उसको ड्रॉप कर दिया गया था। किस प्लान की बात हो रही है जिसमें हम लोग गवर्नर को इलेक्ट करने की बात किए थे, उसको ड्रॉप इसलिए कर दिया गया था देखिए क्योंकि ये माना जा रहा था कि वो एक और इलेक्शन को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप सोचिए जहां इंडिया में इतने इलेक्शन होते हैं, क्या एक इलेक्शन पे इतना इशू हो जाता? नहीं होता। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आते हैं, द इलेक्शन वुड हैव बीन फॉट ऑन मेजर पॉलिटिकल इशूज, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई पॉलिटिकल इशूज पे इलेक्शन होता नहीं। ठीक है, तीसरा कह रहा है, द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसीडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर। यस, दिस कैन बी ए कंडीशन, दिस कैन बी एन इशू। अब कैसे हो सकता है देखते हैं। मानिए अभी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बात पे टसल होता है, सेंटर स्टेट के अंदर में टसल हो गया गवर्नर वर्सेस सीएम। तो यहाँ पे सीएम क्या कहता है, मुझे लोगों ने चुन के लाया है, आपको किसी ने बैठाया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा हेड हो जा रहा हूँ। बोला नहीं जाता लेकिन हो जाता है। अगर मानिए गवर्नर को भी चुन के हम लाएं और चीफ मिनिस्टर को भी चुन के लाए, फिर जो टसल होगा उसको आप सॉल्व कर पाओगे क्या? दोनों के पास, दोनों कहेंगे हम तो दोनों इलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इस इशू को भी हटाने के लिए ये चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया। तो पहला और तीसरा तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट देखते क्या कह रहा है। कह रहा था गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनको काम करना पड़ता। अब तो नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। तो फिर ऑप्शन 1, 3 एंड 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, तो आंसर हो गया ये। अब स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। कहता है देयर वाज अ वेरी मच डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ गवर्नर इन द स्टेट्स। बहुत सारा इशू हुआ गवर्नर के कैसे अगर अपॉइंट करेंगे किया जाए या फिर इलेक्ट किया जाए इस पे। एक थे कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जेबी पंत, ये फेवर थे, ये इलेक्शन के फेवर में थे। जबकि BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू ये फेवर में थे कि नॉमिनेट करेंगे गवर्नर को, सबसे इजी वे होगा फ्लॉन्ट करने का। फाइनली कुछ जनरल कंसेंसस बनता है और प्रोविजन बनता है कि नॉमिनेटेड गवर्नर को एक्सेप्ट किया जाएगा एंड जो हमारा ओरिजिनल प्रोविजन है इलेक्ट गवर्नर का उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, पहला बेनिफिट होगा कि ये इलेक्शन एक्सपेंडिचर को नहीं भरने देगा। Nomination of governor would help avoiding clash of political ambition of the chief minister and the governor of the election, would have been fought on major issues, they would have pursued different policies। सीधी सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है इसको। थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो सेंटर वुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द स्टेट अदरवाइज। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, पता है आगे चल के ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ठीक है इसको रखा गया था
कि ये भी तो हो सकता है ना कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करने लगे इसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सेंटर का भी कुछ ग्रिप होना चाहिए स्टेट पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब कह रहा है द गवर्नर ऑफ द स्टेट मे एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कब हो सकता है? तो देखिए, द गवर्नमेंट हैव टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल, लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट जो होगा उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर को टर्मिनेट करना होगा तब, ठीक है, या फिर टू रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। अगर कोई एक ऐसा बिल है जिसको वो रिजर्व करना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हम इस चीज़ को भेजेंगे उस चीज़ के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। फोर्थ है टू सेंड बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। हाँ, पहली बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, उनको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो पास कर दिया जाएगा। क्लियर है? फिफ्थ है टू सीक द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। इनमें हाई कोर्ट का कोई मतलब इसमें हाई कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नर से, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपको 5 तो यही कट गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर मे रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसी कौन सी आर्टिकल है जो कि गवर्नर को ये पावर देती है कि किसी भी बिल को वो रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये आपको आर्टिकल 200, ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर रेफर एनी बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? तो वो सिंपल आर्टिकल 200 है। सेम क्वेश्चन, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात हो रही है तो गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2002 में, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, ठीक है। अंडर पार्ट 21 of the Constitution of India, which deals with the temporary, transitional and special provisions, the state of Jammu and Kashmir has been accorded special status under Article 370. Prior to 1965, head of the executive who was the head of the executive? Head of the executive was elected by the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. लेकिन अमेंडमेंट हुआ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे एक जो डिसिमिलैरिटी थी उसको रिमूव किया गया। एग्जीक्यूटिव हेड को अब गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह जाना जाता है, ठीक है। पहले किस नाम से जाना जाता था? उनको सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था और अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नाउ आफ्टर इट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019, द टू न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय हिम। सीधी सी बात, वेरी क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। देखिए जहाँ पे एक स्पेसिफिकेशंस आ जाए ना, जहाँ पे जैसे कहे ओनली, ठीक है, जैसे कह रहे हैं ना कि मस्ट, जैसे सिर्फ यही होगा, तो वो क्वेश्चन वो ऑप्शन से गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट इट शुड नॉट बी बाय बर्थ, ठीक है। सिटीजनशिप के तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, आप ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा, नो इट्स नॉट लोक सभा, ठीक है। He may be appointed as governor for 2 or more states, बिल्कुल 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए वो इलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2 और 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 157 के तहत कोई भी पर्सन जो कि सिटीजन है इंडिया का, नॉट बाय बर्थ, सिटीजन ऑफ इंडिया कंडीशंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कंप्लीट किया है एज 35 साल और एलिजिबल है वो एज ए गवर्नर के लिए किसी भी स्टेट में अपॉइंट होने के लिए। सिटीजनशिप बाय बर्थ इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, यू ऑल्सो नो। साथ में ही आर्टिकल 158 बताता है कि गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, दोनों में से किसी हाउस के वो मेंबर नहीं होने चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, thus it is not necessary that governor must have the eligibility to be a member of लोक सभा। द 7th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ले, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ले 1956 की। ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन है वो एलिजिबल है कि उसको हम लोग एज ए गवर्नर की तरह अपॉइंट करें, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स की भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 8 कह रहा है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Consider the following and select the correct answers by using the code given below.
Option 1 is the governor shall take oath or affirmation. The governor should take oath or affirmation before entering upon his office. This is absolutely correct. ठीक है, no doubt in that. The format of oath or affirmation is given in the 3rd schedule of the Indian Constitution. जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना वो 3रे शेड्यूल में दिया हुआ है इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आता है उसमें ए जो होता है अफर्मेशंस होता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो अफर्मेशन होता है ना वो गवर्नर के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो 3रा शेड्यूल जो है वो ओथ्स एंड अफर्मेशन नहीं बताता है आपको गवर्नर के केस में, ठीक है। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग इसको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं ही कर रहा था अभी, ठीक है। तो दूसरा नहीं होगा। साथ में अगर हम देखें तीसरे ऑप्शन को, तो गवर्नर शैल make and subscribe the oath or affirmation in the presence of Chief Justice of High Court or in his absence senior most judge of the High Court. बिल्कुल, this is absolutely correct. 4th कह रहा है the process of oath and affirmation is given in the article 159 of the Indian Constitution. बिल्कुल सही है। तो हमारा 1, 3 and 4 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। Every governor and every person discharging the function of the governor shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of High Court. Chief Justice of High Court प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि अपने जुरिडिक्शंस में उस रिलेशंस को फॉलो करेंगे, और अगर वो एब्सेंट होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो अवेलेबल होंगे उनके ओथ्स एंड अफर्मेशंस के लिए। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर के लिए, ठीक है। और ये प्रिस्क्राइब्ड है और ये मेंशन्ड है इन आर्टिकल 159 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3रा शेड्यूल जो है वो डील नहीं करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शैल बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड figure without intense political links or should not have taken part in politics in recent past। देखिए ये पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली इनफिजिबल है। जगह मान लीजिए कोई आपको बैठा रहा है स्टेट में, तो आपको जो बैठा रहा है आप उस पर एहसानमंद तो रहोगे ना, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत सारे हैं ईमानदार आदमी जो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ हमारे इंडिया में ये फिजिबल नहीं होता है चीज़ें, लेकिन हाँ ठीक है फिर भी। अब ये किन्होंने सजेस्ट किया था कि गवर्नर जो है वो एक इमिनेंट पर्सन होना चाहिए, स्टेट के बाहर का होना चाहिए, लेकिन बाद में इसको स्टेट के बाहर का होना चाहिए, और ये जो फिगर होना चाहिए वो अपने पॉलिटिकल लिंक से अलग होना चाहिए और वो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेने चाहिए। तो ये किया गया था आपको सरकारिया कमीशन 1983 के द्वारा रिकमेंडेशन में। तो जो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट थी 1988 वाली, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का, ठीक है। गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन एंड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ टू बी पोस्टेड। तो जहाँ वो पोस्ट होने वाले हैं वहाँ के वो नहीं होने चाहिए, उस स्टेट से नहीं वो बिलोंग करने वाले हैं। यह सरकारिया कमीशन ने ही इस बात को रिकमेंड किया था। स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर डोमिनेटेड उनका अपॉइंटमेंट हो, स्टेट चीफ मिनिस्टर से भी चीफ मिनिस्टर को भी कंसल्ट किया जाए अगर हम लोग गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे। यह कहा गया था सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट में। Governor should be detached figure without intense political links or should not have taken part in the politics in recent years. So option C correct है। चलिए हटिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है who among the following administers the oath of the office of the governor। कौन एडमिनिस्टर करता है oath of the office of the governor? तो ये बिल्कुल किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा, सॉरी, ठीक है, सी होगा आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये एब्सेंट हैं, ठीक है, अगर ये एब्सेंट हैं तो इनकी जगह पे कोई सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो हाई कोर्ट के, वो इनको अपॉइंट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछ रहा है, जिसको पहले सर्कल कीजिए क्योंकि हमें नॉट ट्रू फाइंड करना है। तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, बिल्कुल सरकारिया कमीशन रिपोर्ट के द्वारा ये आया था 1988 वाला। He holds office for a term of 5 years. This is absolutely correct. He can be removed earlier if the legislature of the concerned state passed a resolution for his removal. ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। This is absolutely wrong. ठीक है ना? किनके प्लेजर में काम करते हैं आपको पता ही होगा। इनको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये ऑफिस जो होल्ड करते हैं वो ऑफिस होल्ड किया जाता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156(1) कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नर किसी भी स्टेट का अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इस ऑफिस को होल्ड तब तक करेंगे जब तक वो प्रेसिडेंट चाहेगा। If a governor continues to enjoy the pleasure of the president, he or she can hold the office for a term of 5 years. A governor may be removed. इनको हटाया जा सकता है किसी भी वक्त, 5 साल खत्म करने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही, याद रखिएगा। लेकिन एडवाइस लिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पावर नहीं होता इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पावर नहीं होता इनके रिमूवल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलिए
तो देखते हैं, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, बिल्कुल गलत है। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट जो आई थी वो तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट ये नहीं थी। सरकारिया कमीशन का कहने का ये मतलब था कि वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करेंगे अगर जो गवर्नर अपॉइंट होंगे। ये जो लाया गया था ये प्रोविजन कि एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट में वो गवर्नर रह सकते हैं, ये आपको लाया गया था 7th शेड्यूल में, ठीक है। चलिए, अब ये पहला तो गलत हो गया। अब सेकंड देखते हैं। तो जो 7th अमेंडमेंट है उसके तहत एक गवर्नर एक या मोर एक से ज़्यादा स्टेट में वो बन सकते हैं एक समय में, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ये डिस्कार्ड हो गया। सेकंड कह रहा है द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, नो प्रोसीड्योर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। कैसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का प्रोसीड्योर मेंशन नहीं है जिसमें गवर्नर के रिमूवल की बात की गई है। ऑप्शन डी देखते हैं, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। दिस इज करेक्ट, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल 153 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताता है कि सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। तो स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है, क्लियर है। इसी के साथ अगर हम लोग बी की बात कर ले, वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू इन द केस ऑफ हाई कोर्ट ही ऑल्सो कंसिडर्स द एडवाइस ऑफ गवर्नर। स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज with a legislative setup of the chief minister is appointed by the president and not by the lieutenant governor, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 14 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कह रहा है क्या, द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। इसमें कह रहा है सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, इसमें से हमें चूज करना है, ठीक है। तो देखिए द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है, इनके पास पावर नहीं होता है, ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। ही इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ये तो गलत हो गया ना, ही इज़ द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर ऑप्शन की, तो ही हैज़ द पावर टू नॉमिनेट द सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल। जिस तरह प्रेसिडेंट राज्यसभा में इलेक्ट करते हैं, कुछ आर्ट से, साइंस से, बहुत सारे फील्ड से वो नॉमिनेट करते हैं, उसी तरीके से गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकते हैं कुछ मेंबर्स को। ही हैज़ नो जुडिशियल पावर, बिल्कुल उनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होता है, तो ये तो कट गया। अब चलिए ऑप्शन हो गया 1 और 3, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होता है अपॉइंट करने का जजेस का ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217 क्लॉज 1, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI से भी कंसल्ट करेंगे एंड गवर्नर से भी कंसल्ट करेंगे, सिर्फ कंसल्टेटिव रोल है इनका, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस को छोड़ के कोई और जज को अपॉइंट करना है, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 क्लॉज 3 सब क्लॉज ई, द गवर्नर हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 161 बताता है, इंपावर करता है गवर्नर को कि वो पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट को वो दे सकते हैं, या तो ऑटो सस्पेंड, रिमीट और कम्यूट भी कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पर्सन के डेथ सेंटेंस को, या फिर किसी भी पर्सन के जो उन पे वो लगा रखा है उस पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, when the same person is appointed as a governor of 2 or more state, the emoluments and allowances payable to the governor shall be। जब एक ही आदमी, एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में गवर्नर बनते हैं, तो उनके जो emoluments होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो क्या पेएबल होता है, वो होता है आपको, देखिए ऑप्शन 1 है एज एक्सप्रेस विश ऑफ द गवर्नर, जैसा चाहेंगे वैसा होगा क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, देखते हैं, एज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री, बिल्कुल गलत। इट शैल बी एलोकेटेड among the states in such proportion as the president may by order determine, this is the absolutely correct answer, D। Article 158(3) subclause A of the Indian Constitution, when the same person is appointed as governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as president may by the order determine। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। Which of the following are the discretionary power? Discretionary power कौन कौन सा है ये बताना है आपको। Given to the governors of the state, तो
जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है वो उनके विवेक से दिया जाता है, वैसे पावर जो विवेक से डिसीजन ले सके वो कौन कौन सा है, तो ये देखते हैं। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस कम्स अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है कि वो भेजेंगे एक रिपोर्ट जब उनको लगेगा कि स्टेट जो है वो उनके हाथ से निकल चुका है और स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को ब्रेक कर रहा है, उस वक्त वो रिपोर्ट पेश करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इम्पोज करना है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 365, ठीक है। अब सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, तो ये तो नहीं है, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर में नहीं आता है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल वो बिल को रिजर्व कर लेते हैं रिकंसिडरेशन के लिए जो भेज सकते हैं, साथ में ही वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं उस बिल को, ठीक है। तो तीसरा तो सही है, पहला और तीसरा तो सही हो गया, तो ऑप्शन तो आपको यहीं से निकल गया, ऑप्शन बी होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन आपको आईएएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा होगा क्या, वो रूल्स बनाएंगे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, नहीं, ये तो इंटरफेयर हो जाएगा ना गवर्नमेंट में काम करने में, इससे तो बहुत सारा वो भी हो सकता है, इश्यूज भी हो सकता है, तो ये हो गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 356 होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिपोर्ट करता है जिसके थ्रू वो रिपोर्ट सेंड किया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को कि कैसे क्या सिचुएशन अभी गवर्नमेंट स्टेट में हो रखी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में। द मेकिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर टू प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उनको ये फील हो कि ऐसा हो रहा है तब वो प्रेसिडेंट को राइट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 200 की, जब कोई भी बिल पास किया जाता है लेजिस्लेचर में या फिर दोनों हाउसेस में पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, वो प्रेजेंट किया जाए गवर्नर को, गवर्नर जो है वो या तो एसेंट दे देंगे बिल को या फिर विथहोल्ड कर देंगे एसेंट के लिए और उस बिल को रिजर्व कर लेंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। यह भी इनका डिस्क्रिशनरी पावर ही है गवर्नर का, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ये किया जाता है गवर्नर की ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो देखिए पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट आएंगे और फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है तो यहाँ पे कंसिडरेशन, यहाँ पे पीएम के साथ वो एक तरीके से एडवाइजरी रोल में जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स जो होते हैं। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 166(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोवाइड करता है गवर्नर शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट नॉट रिलेटेड टू एनी बिजनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच गवर्नर्स एक्ट, सो इट इज ऑल्सो नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ बिल, recommendations of the governor was required, but without recommendation of governor it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor. Now देखिए क्या रहा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर में कोई भी बिल होगा ना उसको रिकमेंडेशन के लिए गवर्नर का भेजा जाएगा। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पे राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में कि उनके रिकमेंडेशन के बिना ही, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इट वाज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड इसको पास कर दिया गया था, पास बाय इट एंड सेंट टू द गवर्नर। नाउ तो इसमें क्या कह रहा है, वेयर एसेंट टू द एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड, तो जब वो एसेंट दे देंगे कि ठीक है ये बिल होगा तो वो इनवैलिड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एसेंट दे दिया गया था उस एक्ट को गवर्नर के बाद, तो इसके बाद जो भी होगा ना वो इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 कह रहा है द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय गवर्नर इज नेसेसरी। तो देखिए कोई भी ऑर्डिनेंस में अप्रूवल नेसेसरी होगा, प्रोमलगेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, किस केस में, तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको अप्रूवल दिया जाएगा ऑर्डिनेंस का, जो कि गवर्नर के द्वारा प्रोमलगेट किया जाएगा। आर्टिकल 213 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिस्क्राइब करता है पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है, किसी ऑर्डिनेंस को वो पास कर सकते हैं, वो ला सकते हैं। इट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर of the state assented by the governor, but every such ordinance shall be laid before the legislative assembly of the state, or where there is a legislative council in the state, there before both the houses, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of the legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council,
if any, upon the passing of the resolution or as the case may be on the resolution begun agreed by the council. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अप्रूवल जो होगा किसी भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट जो कि किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, वहाँ पे क्या नेसेसरी है, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी है. ठीक है, सीधी सी बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द गवर्नर टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस. तो ये आर्टिकल 213 जिसके थ्रू गवर्नर को एम्पावर किया जाता है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर. तो कौन सी आर्टिकल है, आर्टिकल 213. आर्टिकल 155 क्या है ये देख लेते हैं. यह अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को बताता है. गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. आर्टिकल 156 बताता है, 155 याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील. आर्टिकल 156 क्या कहता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर. द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 156 क्लॉज ए. आर्टिकल्स को मत अगर आप याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आर्टिकल्स के लिए मैंने एक अलग से ट्रिक बना के रखा है, सेंटर एंड स्टेट का. इस दोनों को एक साथ जो इक्विवेलेंसी है उसको लेकर के बता दूंगा मैं आपको. आर्टिकल 212 क्या बताता है, यह प्रोहिबिट करता है कोर्ट्स को फ्रॉम इनक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर. आर्टिकल 213 क्या कहता है, द आर्टिकल्स इंपावर्स करता है गवर्नर को कि वो प्रोमलगेट किसी ऑर्डिनेंस को कर सकते हैं अर्जेंट मैटर पे ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर. गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द लेजिस्लेचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज सिंपल, आर्टिकल 213. अब देखिए, गवर्नर ऑफ द स्टेट is appointed by the president, absolutely correct. Let me change the color of the pen. Holds office during the pleasure of the president, बिल्कुल सही है. Is the head of the state executive power, state executive power के वो head होते हैं, बिल्कुल absolutely correct है. Normally holds office for 5 years, बिल्कुल under the pleasure of the president. 5 साल तक उनका वो होता है, ड्यूरेशंस होता है. उससे पहले भी हटाया जा सकता है उसके, ठीक है ना. तो यहाँ पे चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर मूव टू द नेक्स्ट 24. द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल. तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो 155 के तहत होता है. और ये कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर्स इज नॉट ट्रू. स्टेट गवर्नर के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन जो ट्रू नहीं है, तो ही इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, नॉट ट्रू पूछ रहा है. ठीक है, ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ये बिल्कुल नहीं कर सकता है, दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है ना, वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है. ही हैज़ नो इमरजेंसी पावर, ये भी सही है. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 द गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट, क्या क्या ग्रांट कर सकते हैं वो, पार्डन दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, रिप्राइव दे सकते हैं, रिस्पाइट्स दे सकते हैं, रिमिशंस दे सकते हैं किसी भी पनिशमेंट्स का. जैसे मान लीजिए 14 ईयर दे रखा है, उसको वो 12 ईयर कर सकते हैं. ठीक है, अगर मान लो किसी केस में कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट हो गई है, उसके लिए वो ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं. ठीक है, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिमिशंस कर सकते हैं, पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं टू रिमीट, और कम्यूट कर सकते हैं उसको. ठीक है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन हार्डर पनिशमेंट टू लोअर पनिशमेंट. जैसे मान लीजिए सश्रम कारावास है, उसको सिर्फ कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन याद रखिएगा, कोई ऐसे पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में, लेकिन गवर्नर इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड नहीं है कि वो पार्डन दे सकते हैं डेथ सेंटेंस पे. ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग. क्वेश्चन 26 से मूव करते हैं. कहता है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the labeled as reason. तो देखते हैं हम लोग assertion reason वाले क्वेश्चन को. कहता है द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन नॉट बी इश्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट. ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं. यहाँ पे तो इम्पीचमेंट चलता है प्रेसिडेंट पे, आपको पता होगा. तो ऑप्शन डायरेक्ट इन्फ्लिक्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होंगे उन पे कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ या किसी भी एक्ट के तहत सू नहीं किया जा सकता है. तो ये पॉसिबल नहीं है. देखिए, आर्टिकल 361(2) ये तो जरूर बताता है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर हम लोग बात करें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, तो वो नहीं चल सकता है, या फिर वो नहीं चलाया सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर पे किसी स्टेट में या किसी कोर्ट में, उनके जब वो ऑफिस में प्रेजेंट है तब तक. लेकिन अगर हम लोग आर्टिकल 361 क्लॉज 4 की बात करें कि एक सिविल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग इट्स टर्म ऑफ ऑफिस आफ्टर 2 months ऑफ गिविंग रिटन नोटिस. तो 2 महीने पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन तो फॉल्स है. ठीक है, क्लियर. नाउ रीजन पढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड द गवर्नर मे बी डिसमिस्ड फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड
ठीक है, एंड गवर्नर्स मे बी डिसमिस्ड, आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इम्पीचमेंट आपको पता होगा, आर्टिकल 61 जो होता है वो मेंशन करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 156 क्लॉज 1 जो है वो गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही मे बी डिसमिस्ड फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एंड द रीजन आर इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, गवर्नर्स सैलरी एंड अलाउंसेस आर गिवन बाय, किनके द्वारा दिया था, तो ये दिया था, कहाँ से दिया था, दिया था कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ स्टेट, सॉरी इंडिया का नहीं, स्टेट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। तो इमॉल्वमेंट्स हो गया, अलाउंसेस हो गया गवर्नर का, और कोई भी एक्सपेंडिचर होगा, कोई भी खर्चे होंगे उनके ऑफिस से जुड़े हुए, वो चार्ज किया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का, स्टेट इनमरेट करती है उसको, आर्टिकल 202 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर्स, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकता है लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है, ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म इन द ऑफिस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 158 डील करता है कंडीशन से गवर्नर के ऑफिस से, वो कहता है कि जो इमॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस है गवर्नर का, वो कभी भी डिमिनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो ऑफिस में रहेंगे। आर्टिकल 361 बताता है, डील करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, वो कहता है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस। टू होम इज द गवर्नर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए गवर्नर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए आपको पता ही होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा पहले इसका आंसर तो देख लेते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 156 क्लॉज 1। ही और सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट विच इन effect means the union government. A governor's term of office under Article 156 Clause 3 is 5 years subject to the pleasure of the president. Who remains in the office as long as the president of India wishes? तो बिल्कुल वो होते हैं गवर्नर। The Constitution of India does not contain any provision for the impeachment of. Constitution of India does not contain any provision for impeachment. तो impeachment के लिए इनमें से किन के लिए एक impeachment की provision नहीं है? प्रेसिडेंट के लिए है, CJI के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, गवर्नर के लिए नहीं है, ठीक है ना। गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी देखिए इनके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 61 लगता है, ये प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट की बात होती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा आपको काउंसिल ऑफ स्टेट से, मेजॉरिटी होना चाहिए, देन मेंबर ऑफ जो काउंसिल होने चाहिए वो एग्री करने चाहिए हाउस ऑफ पीपल में, आर्टिकल 67 के तहत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, उनको shall not be removed from his office except by an order of the president passed after the address by each house of the parliament supported by the majority of the total membership of the house and by majority of not less than 2/3 of the members of the house। इस तरीके से आप कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से CJI को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें impeachment वर्ड जो है ना, ये यूज only to remove the president, it is not used in India for any other authority other than the president, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 32 पे। कहता है आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, विच आर द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस। तो इसमें से किस ऑप्शन को डिड्यूस किया जाता है इस स्टेटमेंट से, ठीक है। तो कह रहा है नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस चीज से ये विड्रॉ तो हो नहीं रहा है, ठीक है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो ये भी गलत है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा। आर्टिकल 156 डील करता है किसी भी गवर्नर के टर्म्स ऑफ ऑफिस का, ठीक है। गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, समय से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड अंडर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, रिजाइन भी कर सकते हैं पहले। सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल, गवर्नर शैल होल्ड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स इनटू द ऑफिस, provided that the governor shall notwithstanding the expiration of the term continue to hold office until his successor enters upon his office। तो दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। द फर्स्ट लेडी टू बिकम द गवर्नर ऑफ द स्टेट सी वॉज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो गवर्नर ऑफ स्टेट बनी थी इंडिया की। आफ्टर इंडिपेंडेंस सी बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डाइड इन द ऑफिस इन 1949। सी बिकम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश।
Who among the following was the first woman governor of the state of the free India? She was Sarojini Naidu. Who was the first lady governor of the West Bengal? Vijay Lakshmi Pandit, Padmaja Naidu, Rajni Rai, and Sela Kaul. She was Padmaja Naidu. Who was the first lady governor of the West Bengal? She was Padmaja Naidu. Padmaja Naidu was the daughter of Sarojini Naidu. आपको पता ही है, ठीक है. After independence, she became the first female of the governor of the West Bengal 1956 से लेके 1967 तक. While Chakravarti Rajagopalachari was the first governor of the West Bengal, at present जयदीप धनकर इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम. लेकिन अभी आपको पता है जगदीप धनकर जी के बारे में. तो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल अभी कौन है एट प्रेजेंट की बात कर ले तो सीवी आनंदा बोस जी हैं. उन्होंने ऑफिस को चार्ज किया है, ऑफिस में एंटर किए हैं 23 नवंबर 2022 से. ठीक है, चलिए. 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड वुमेंस डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. द नेशनल वुमेंस डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13 फरवरी. This day is observed on the birth date of India's first woman governor, Sarojini Naidu. She was born on 13th Feb 1879 and died on 2nd of March 1949. The governor who was dismissed in Rajasthan was, तो ये डिसमिस किनको किया गया था? रघुकुल तिलक जी को डिसमिस किया गया था. पहले गवर्नर जिनको डिसमिस किया गया है उनके ऑफिस से वॉज प्रभुदास पटवारी जी. जो पहले गवर्नर थे जिनको हटाया गया था उनके ऑफिस से वो थे प्रभुदास पटवारी जी. यह थे गवर्नर तमिलनाडु के. ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन अक्टूबर 1980s. रघुकुल तिलक जी जो पहले गवर्नर थे राजस्थान के, जिनको डिसमिस किया गया अगस्त 1981 को उनके ऑफिस से. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि प्रभुदास पटवारी जी को याद रखना है. ठीक है. Who among the following is not appointed by the state governor? इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है? चीफ मिनिस्टर को किया आता है, मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को किया आता है. याद रखिएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन इनको अगर हटाना है तो वो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं. ठीक है. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ये इनके जुरिडिक्शंस में नहीं आता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. एडवोकेट जनरल करते हैं, एडवोकेट जनरल करते हैं. एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द कंसल्टेशन होता है. याद रखिए, कंसल्टेशन होता है सीजेआई ऑफ इंडिया का एंड एज वेल एज गवर्नर ऑफ द स्टेट का. एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जज अदर देन द चीफ जस्टिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, while members of the public service commission and the advocate general is appointed by the governor. लेकिन एडवाइस लेना होगा चीफ मिनिस्टर का. ये हो गया हमारा गवर्नर वाला सेगमेंट. अब हम लोग करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला पूरा सेगमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर. स्टेट लेजिस्लेटिव को पढ़ना है. ठीक है. अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर द स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ. ठीक है. इसमें हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली को समझेंगे, उसके कॉम्पोजिशन को समझेंगे, फिर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखेंगे. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट? सीएम जी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है. ठीक है. चलिए एक एक करके देखते हैं. ही इज नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द गवर्नर. गवर्नर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं. तो ये हमारा नॉट करेक्ट का तो पहला ही ऑप्शन हो गया. अब देखिए, देखते हैं नीचे. ही इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. यस, फॉर्मली ही वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, नॉट सेलेक्टेड बाय द गवर्नर. ठीक है. ही इज चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. देखिए नॉट करेक्ट पूछा था, ये सारा तो करेक्ट ही है. हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स. बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दिस ऑल थ्री आर करेक्ट. एंड विच इज नॉट करेक्ट, ही इज नॉर्मली सिलेक्टेड बाय द गवर्नर. आर्टिकल 164 164 क्लॉज 1, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. तो जो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. और फिर जैसे क्या होगा, गवर्नर अपॉइंट करेंगे सीएम को. ठीक है. फिर ये दोनों आपस में मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ में अपॉइंट किया जाएगा. ठीक है. लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस में ये काम किया जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड द मीटिंग. तो मिनिमम कितना स्ट्रेंथ चाहिए, क्लास में कितना प्रेजेंस चाहिए जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको याद रखिएगा 10th मेंबर या फिर 1/10 समझ लीजिए, 1/10 आपको प्रेजेंट होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की. जो भी ज़्यादा हो जाए, या तो 10 मेंबर्स होने चाहिए या 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज इन द क्राइटेरिया. तो एज पर आर्टिकल 189 क्लॉज 3, until the legislature of state by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a house of legislature of a state shall be 10 members or 10 member या 1/10 of total members, जो भी ज़्यादा होगा. According to which article of Constitution of India the chief minister is appointed by the governor of a state? It comes under the article of 164. As per Indian Constitution, legislature of state consists of legislature. अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो उसमें कौन कौन होता है ये समझते हैं हम लोग. तो देखिए बेसिकली
लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर, बिल्कुल ये तो नहीं होता। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर होता है, एज वेल एज गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट, ठीक है। 3 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन होते हैं उसके अंदर, तो एक बार देख लेते हैं फ्रेश माइंड से। गवर्नर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। करेंटली हम लोग अगर बात करें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। क्योंकि देखिए एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर भी कर सकता है जहाँ पे काउंसिल नहीं है, जहाँ काउंसिल होगा वहाँ पे गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलकर करेगा। विच इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, तो अपर चैम्बर क्या होता है, देखिए एक तो आपको पता होगा लोअर हाउस होता है, एक होता है अपर हाउस होता है, ठीक है। लोअर हाउस की बात कर ले अगर हम लोग, तो ऊपर अगर सेंटर में देखते हैं तो ये लोकसभा हो जाएगा, अपर हाउस की बात करें तो ये राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टेट की बात कर लेते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा लोअर हाउस, और अपर हाउस की बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है विच इज द अपर चैम्बर, तो अपर हाउस पूछ रहा है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आर्टिकल 168 क्लॉज 2 वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जिसको एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे और दूसरे को लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। जहाँ पे सिर्फ एक हाउस है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अगर 2 हाउसेस हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड होगा, जिसको अपर हाउस कहेंगे, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिटेन द ऑर्डिनरी बिल, तो ऑर्डिनरी बिल को कितने दिन तक डिटेन कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ये है आपको 4 मंथ्स। According to Article 197, if after a bill has been passed by legislative assembly of a state, it shall be transmitted to the legislative council if state has a legislative council. ठीक है, legislative council can withhold the bill for 3 months without the bill being passed by it. And if after a bill has been so passed for the second time by the legislative assembly and transmitted to the legislative council, it can lay up to 1 month. So in total, legislative council can be detain the ordinary bill for 3+1 मंथ, ठीक है, 4 मंथ्स के लिए डिटेन किया जा सकता है। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, याद रखिएगा, मनी बिल की बात नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इन विच असेंबली ऑफ स्टेट मनी बिल आर प्रपोज्ड, दिस इज इट्स ओनली प्रपोज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। द मनी बिल is presented only in legislative assembly in states under Article 98 Clause 2. The money bill transmitted in legislative council for its recommendation shall be returned within 14 days, and the legislative assembly may either accept or reject all or any recommendations of the legislative council. No money bill can be introduced in assembly of a state except on the recommendation of the governor of the state. According to Article 207 Clause 1, a bill or amendment making provision for any of the matters specified in the subclause A to F of Clause 1 of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the governors, and a bill making such provisions shall not be introduced in the legislative council. ठीक है। Which article of the Indian Constitution provides the provision of Vidhan Parishad in the state? It is Article 171, ठीक है ना। जो भी प्रोविजन रिलेटेड है, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है इन द गिवन आर्टिकल 171, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी विधान परिषद कहते हैं, ठीक है ना। साथ में ही अगर हम लोग बात करें तो उसके क्रिएशन की बात, एवोल्यूशन की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात, वो इसी आर्टिकल 169 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। व्हाट इज द राइट मेथड टू एस्टेब्लिश और कैंसल द सेकंड चैम्बर इन स्टेट, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, कौन सा राइट मेथड है जिसमें हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली राइट मेथड पूछ रहा है। प्रपोजल इन हाउस ऑफ पीपल विद सिंपल मेजॉरिटी, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रपोजल तो आना चाहिए, लेकिन फुल मेजॉरिटी चाहिए, पूरी की पूरी फुल मेजॉरिटी चाहिए लॉ पास कराने के लिए पार्लियामेंट में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 क्लॉज 1, द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल or for the creation of such a council in state having no such council, if the legislative assembly of the state passed a resolution to that effect by a majority of the total membership of the assembly, and by a majority or not less than 2/3, that is special majority of the member of the assembly present and voted. तो सीधी सी बात है 2/3 present plus voted, याद रखिएगा। Which one of the following cannot be dissolved but abolished, so dissolve तो नहीं कर सकते लेकिन abolish कर सकते हैं, वो है legislative council.
ठीक है, चलिए। इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और कैन बी एबोलिश्ड by the parliament as per resolution passed by the legislative assembly of the state. So option C is the correct answer. Question number 13. The provision for creation and abolition of legislative council in any state is included in Indian constitution under article 169. This is very important question. Okay. VVI, mark this as VVI. Article 169 creates a provision of creation as well as abolition of legislative council in any state included in our Indian constitution. Let's move to the next question. Under which one of the following article of the Indian Constitution the Legislative Assembly is allowed to resolve for the creation of Legislative Council? तो बिल्कुल ये 169 है. No need to think again and again. Under which one of the following articles of Indian Constitution the provision of creation and abolition of Legislative Council state is made? 169. Procedure for creation, same question. ठीक है. No need to read. Which one of the following legislative house can be abolished? So we can abolish विधान परिषद. ठीक है. चलिए. Which one of the following statement about resolution adopted by the State Legislative Assembly under Article 169 of the Constitution of India for the abolition of the State Legislative Council is correct? इनमें से कौन correct है? It does impose an obligations on the governors to reserve resolution for the consideration of the president. बिल्कुल गलत है ये. It does not impose an obligation on the union government to take action for initiating legislative in parliament. तो ये बिल्कुल सही है. ठीक है ना, यह कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज नहीं करता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट पे लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट में लिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में कि वो कोई भी एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं इस पर. ठीक है, चलिए. हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर? देखिए एक चीज़ समझिए, प्रोटेम स्पीकर होता है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? देखिए आरएस का क्वेश्चन है. तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं. बेसिकली जो जैसे स्पीकर का अपॉइंटमेंट होने वाला है ना, उससे पहले जो ब्लैंक डेज होता है उसमें कोई स्पीकर होंगे जो एक्ट करेंगे एज स्पीकर की तरह. ठीक है, तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर. तो इस वक्त है पूनम चंद विश्नोई जी, जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट नहीं है आपके लिए. चलिए. पूनम चांद विश्नोई जी is a former speaker of Rajasthan Legislative Assembly from 7 July 1980 to 20 March 1985. He also served as a deputy speaker of Rajasthan Legislative Assembly. He was also the fourth pro tem speaker of Rajasthan Legislative Assembly from 28th April 1967 to 2 May 1967. Which one of the following statements are correct in reference to rule of procedure for motion for adjournment on a matter of public importance in Rajasthan Legislative Assembly? देखिए आर ऐसा क्वेश्चन है, एक बार गुजर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है उस वक्त के लिए, मतलब आप राजस्थान आरएस देने वाले हो तो आपके लिए हो सकता है. ठीक है, चलिए. तो देखिए स्पीकर्स कंसेंट नेसेसरी टू मेक मोशन, ये कंडीशन एकदम सही है. सेकंड कंडीशन क्या है? देखिए द मोशन शैल रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज. बिल्कुल नहीं, मोशन जो है वो प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज नहीं करेगा. ठीक है, चलिए. अब देखिए क्या कह रहा है. द मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस. बिल्कुल, अगर हम लोग बात करेंगे मोशन फॉर एडजर्नमेंट किसी भी मैटर के पब्लिक इंपॉर्टेंस में, तो वो जो स्पेसिफिक मैटर होगा वो आसपास ही हुआ हो, रिसेंट में हुआ हो. ठीक है, ए और सी तो करेक्ट हो गया. तो ऑप्शन देख लीजिए, ये तो अभी डिस्कार्ड हो जा रहा है. ए एंड सी ये आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो अब देखिए डी क्या कह रहा है. डी क्या कह रहा है? नॉट मोर देन वन सच मोशन शैल बी मेड एट द सेम सेटिंग. ठीक है, एक बार में एक से ज़्यादा मोशन नहीं होना चाहिए एक सेटिंग में, तो ये भी सही है. तो आंसर हमारा हो जाएगा ए सी एंड डी, ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, 21 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ये कभी पॉसिबल है क्या भाई? कभी पॉसिबल नहीं है. लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट का इंडिया में ज़्यादा बड़ा साइज का हो सकता है हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्टिकुलर स्टेट के? नहीं. द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. क्या गवर्नर नॉमिनेट करते क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को? नहीं करते हैं. तो बिल्कुल यहाँ नीदर 1 और 2 हो जाएगा. अच्छा क्वेश्चन था. आर्टिकल 170 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट ऐसे प्रोविजंस का जिसमें आर्टिकल 333 वह होती है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर. लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है यहाँ पे. 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, आर्टिकल 171 क्लॉज 1 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. अगर मान लीजिए 243 है तो 1/3 होना चाहिए इसका कम से कम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए.
मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 176 क्लॉज 1 का, एट असेंबली ऑफ स्टेट बट शैल नो केस बी लेस देन 40, तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर्स मेक द कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। बिल्कुल, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह बुला के जिस तरह प्रेसिडेंट को इज्जत दिया जाता है उस तरह गवर्नर को दिया जाता है इन केस ऑफ स्टेट। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट मे हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, ठीक है ना। करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना उसका कोई रूल नहीं है किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे, तो वो लोकसभा के पर्टिकुलर मैटर के रूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नर। देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, स्टेट कमीशन में पूछा गया है, यूपी स्टेट कमीशन में, तो ये होगा 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा फ्रॉम अमंग्स द पर्सन ऑफ हैविंग स्पेशल नॉलेज। जिस तरीके से हम लोग राज्यसभा में इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से प्रेसिडेंट राज्यसभा में करते हैं। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फील्ड सच एज लिटरेचर के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स के हो सकते हैं, और बहुत सारे सोशल सर्विस से भी हो सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 171 क्लॉज 2 जो है वो प्रोवाइड करता है जब अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अदरवाइज। अब देखिए इसमें और हम लोग समझ लेते हैं कुछ। सबसे पहली बात है, अगर हम लोग प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में, तो ये बेसिकली प्रोविजन होता है सेक्शन 10 में एंड शेड्यूल 3 में ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951 के तहत, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो इसी तरीके से आर्टिकल 171 क्लॉज 2 बताता है अंडर आर्टिकल 171 क्लॉज 2 यह पार्लियामेंट के अंदर आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के एम्बेट में। अगर हम लोग बात करें अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आउट ऑफ द टोटल 100 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। यूपी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली पूछ रहा है। अगर हम लोग देख ले उत्तर प्रदेश तो नियरली 1/8 आंध्र प्रदेश की बात हो जाएगी, 1/6 बिहार हो जाएगा, नियरली 1/7 कर्नाटक में हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा मेंबर्स ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इस कितने मेंबर हो सकते हैं? देखिए अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि ये कोई वो नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कोई फिक्स नहीं है इस तरीके से, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी एबॉलिस्ड। इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन इसको एबॉलिश किया जा सकता है, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जिस तरीके से राज्यसभा को कभी एबॉलिश नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, हर 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, लेकिन ये एबॉलिश कभी नहीं होता है, मतलब ये कभी भी आपको डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर ले तो इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन एबॉलिश किया जा सकता है। एबॉलिश करने की आर्टिकल 169 है। राज्यसभा को भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को याद रखिएगा, राज्यसभा को डिजॉल्व भी नहीं किया जा सकता है और एबॉलिश भी नहीं किया जा सकता है। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ले तो इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है बट कैन बी डिजॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट। तो 7वां अमेंडमेंट जो था वो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रोवाइड किया गया था, तो इसमें से कौन नहीं है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, बट मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ नहीं है ये देखना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट, तो बिल्कुल यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो इसमें देख लेते हैं यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, लेकिन एमपी में नहीं है, तो एमपी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसमें से कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो देख लेते हैं। देखिए केरल में नहीं करती है, ठीक है, दिल्ली में नहीं करती है, हिमाचल में नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ बिहार में करती है, तो ओनली ऑप्शन 4 हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? अब देखिए इसमें से जानते हैं कौन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि उसकी टेन्योर 6 ईयर होती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, आपको पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो 5 ईयर का होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन ए तो चला गया, डिलीट हो गया। यह एक परमानेंट हाउस है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया, ठीक है ना। परमानेंट हाउस है तो टेन्योर की तो बात होगी नहीं यहाँ पे।
तो परमानेंट हाउस ये ऑप्शन करेक्ट है, इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, बिल्कुल लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम राज्यसभा की तरह बिहेव करता है, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो इतना श्योर हो गया, 2 और 3 आपका ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। ऑप्शंस में देख लेते हैं 2 और 3 कहाँ है। देखिए 2 और 4 यहाँ पे 2 3 नहीं है, यहाँ पे 2 3 नहीं है, तो ऑप्शन तुम्हारा सी निकल के आ गया बाहर, ठीक है। तो 2 3 6 और 8, तो देखिए पहला तो ऑप्शन तो गलत था, दूसरा तीसरा सही है। अब देखिए 1/6 मेंबर आर इलेक्टेड फॉर लोकल इंस्टीट्यूशंस, नहीं। 6 एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर 1/3 मेंबर आर रिटायर्ड, ये एकदम सही है। टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर्स, देखिए मेंबर्स की टेन्योर बोले तब 6 साल होता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो एकदम बिल्कुल परमानेंट चैम्बर की तरह होता है, जहाँ पे डिसोल्यूशन का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं 6 साल के लिए, जैसे राज्यसभा में होते हैं। 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर होते हैं हर एक 2 साल पे, 2 साल पे 1/3 मेंबर रिटायर होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा वो अपने चेयरमैन को इलेक्ट करेगा एंड डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करेगा अपने ही मेंबर्स में से। उसमें से 1/6 जो होंगे टोटल मेंबर्स के वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा फ्रॉम अमंग्स द पर्सन्स जो कि स्पेशल स्किल्स को प्रोसेस करते हैं, जैसे आर्ट्स फील्ड से हो गए, साइंस से हो गए, लिटरेचर हो गया, सोशल सर्विस हो गया एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया। 1/3 की बात कर ले, 1/3 की, तो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं इस हाउस में वो इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम अमंग्स द पर्सन हु आर नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे लोकल बडीज, जहाँ जैसे कि म्यूनिसपैलिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और एनी अदर लोकल अथॉरिटी से जो स्पेसिफाइड होगा लॉ के पार्लियामेंट में, ठीक है। 1/12 जो होंगे ना वो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे ग्रेजुएट्स जो एटलीस्ट 3 साल का डिप्लोमा, जो 3 साल का स्टैंडिंग टू 3 ईयर्स स्टैंडिंग टू डिसाइड इन द स्टेट। 1/12 होगा मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाएंगे टीचर्स से जो कि सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे कम से कम 3 साल से, ठीक है। अब चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की बात होती है आर्टिकल 170 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 क्लॉज 1 subjects to the provisions of article 333 the legislative assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 60 मेंबर। आपको पता होगा 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट के। आर्टिकल 176 जो है वो रिलेटेड है, स्पेशल एड्रेस करेगा गवर्नर को, एंड आर्टिकल 178 जो प्रोविजंस है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए है लेजिस्लेटिव असेंबली के इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170 विच सेज दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 60 मेंबर। तो इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है, तो आपको पता होगा सिक्किम एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आर्टिकल 170 क्या बताता है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कहता है कि सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं, 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं जो कि जिनको चुना जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट में। सिक्किम जो है वो एक्सेप्शन है इस लॉ का। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम कंसिस्ट ऑफ 32 मेंबर्स। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये 500 है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन। आर्टिकल 170 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होने चाहिए, सेम क्वेश्चन 60 एंड 500। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, तो मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये होंगे आपको 12। देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह बताता है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे स्टेट्स में उनके बारे में। इस आर्टिकल के तहत टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। 15% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से नहीं होने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। द आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट सेट नॉट, और 12 से कम भी नहीं होने चाहिए और 15% होने चाहिए मिनिमम टोटल सीट्स के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, तो अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय। देखिए इस चारों में तो हिमाचल का ही है सबसे ज़्यादा, आपको वो टेबल याद रखना होगा थोड़ा सा। अब देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर ले तो अरुणाचल में है 60, हिमाचल में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, ठीक है। तो ऑप्शन आपका मैक्सिमम पूछा तो 68 हिमाचल हो जाएगा। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कराया जाता है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होगा वो कंडक्ट कराएगी इलेक्शंस को स्टेट असेंबलीज में भी। विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग
हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ पे हम कौन से स्टेट में हैं? तो देखिए आंध्रा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम नंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के इसमें 403 सीटें। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट। तो अगर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर जो है स्टेट का, ठीक है, उसमें अगर कोई किसी की डिस्क्वालिफिकेशंस की बात होती है तो इसमें कौन, इस मुद्दे को कौन देखेंगे, क्वेश्चन इससे कौन करेंगे? तो वह है गवर्नर। आर्टिकल 192 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर मेंशन्ड इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 191, क्वेश्चन shall be referred to the decision of the governors and his decision shall be final. But before giving any decision on any such question, the governor shall obtain the opinion of election commission and shall act according to such opinion. Final decision on question as the disqualification of member of legislative assembly is taken by, final decision की बात करें तो गवर्नर के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। What is the minimum age limit prescribed for the membership of legislative assembly? legislative assembly की minimum age है 25, ठीक है। आर्टिकल 173 क्लॉज बी, 25 से कम नहीं होना चाहिए एज रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइल द मिनिमम एज लिमिट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर ले तो वो 30 ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 मंथ इवन इफ ही नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। मतलब अगर आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए तो क्या आपको मिनिस्टर बनाया सकता है स्टेट में 6 महीने के लिए, इवन if he or she is not a member of the legislature of the state? According to the Representation of People Act RPA 1951, a person convicted of a criminal offence and is sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from the contesting an election even after his release from the jail. ऐसा तो नहीं है भाई, आपको पता ही है चोरों की सरकार होती है, चोरों की, सब पता है, क्लियर है। इसमें तो आप जेल के अंदर से भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। देखिए जो क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न है ना मेंबरशिप के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में, वो आता है अंडर आर्टिकल 173 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल के तहत एक पर्सन जो होगा वो शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अनलेस ही सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इज इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज, एंड इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। possess such as qualifications or as many prescribed in that behalf of the under any law made by the parliament। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951, एक पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में और उसको सेंटेंस भी मिला है इम्प्रिजनमेंट का फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of the such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। so this is not permanent। तो याद रखिएगा 2 साल के लिए। लेकिन हाँ यही बात है ना कि प्रूव नहीं, उनकी जो क्राइम होती है उसको प्रूव ही नहीं कर पाते वो, तो 5 साल नहीं, यहाँ 2 साल का कंडीशन है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन 44, इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट वांट्स टू रिजाइन ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। और अगर डेप्यूटी स्पीकर को देना है तो स्पीकर को देगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179 क्लॉज बी, इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन he or she will give the resignation to the deputy speaker of that state's legislative assembly। क्वेश्चन 45 कह रहा है द स्पीकर कंटिन्यूज टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली until immediately before the first meeting of the new assembly constituted after dissolution। जब तक पहले नई वाली असेंबली मीटिंग के लिए आएगी नहीं तब तक वो बना रह सकते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन ए मिनिस्टर कंटिन्यूज विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली? कितना दिन तक वो कंटिन्यू कर सकता है कोई मिनिस्टर जो इलेक्टेड नहीं है स्टेट असेंबली में? तो वो है आपको 6 मंथ के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 4, अ मिनिस्टर कैन कंटिन्यू फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months without being elected to the legislature of the state and shall at the expiration of that period case of the minister, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय। तो पे एंड अलाउंसेस जो होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के, वो किन के द्वारा डिटरमाइन किया था? तो वो डिटरमाइन किया था आपको स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 5, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स शैल बी सच एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन एंड until the legislature of the state so determines shall be specific in the second schedule, ठीक है। Who prorogues the विधान सभा ऑफ द स्टेट? बिल्कुल ये गवर्नर के द्वारा प्रोरोग किया जाता है, याद रखिएगा प्रोरोग की बात हो रही है। आर्टिकल 174 क्लॉज 2, द गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रोरोग्स द विधान सभा। After the Ayodhya incidents in 1992, Vidhan Sabha in some state were dissolved. Out of the following in which state the Vidhan Sabha was not dissolved? तो जैसे अयोध्या केस जो हुआ था 1992 वाला, उसमें क्या हुआ था, विधानसभा कुछ स्टेट्स में डिसॉल्व कर दिया गया था,
तो उसमें से कौन कौन है जिनमें डिसॉल्व नहीं किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, हिमाचल में किया गया था, बिहार में नहीं किया गया था, ठीक है। आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट ऑफ 1992 द विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर अंडर बीजेपी रूल स्टेट लाइक यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान वेर डिसॉल्व्ड, बट द स्टेट ऑफ बिहार वॉज नॉट डिसॉल्व। बिहार केम अंडर प्रेसिडेंट रूल इन 1995 एंड आफ्टर 1980। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन जॉब एंड एजुकेशन। तो ये लाया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। The government of Andhra Pradesh provided reservation to Muslims in job and education in 2004, which was cancelled by the Andhra Pradesh High Court later in 2007। देखिए एक तरीके से करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। The government of Andhra Pradesh limited the reservation of Muslims to 4% in consonance with 50% limit, but it was again cancelled by the High Court. Nevertheless, Supreme Court, though its interim decision, accepted the reservation made by the Andhra Pradesh government, but the final decision is still awaited as the matter is pending before the constitutional bench of the Supreme Court। ठीक है। Consider the following statement. The Constitution of India provides that। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना हमें। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 450। यहीं पे तो फंस गया ना, 500 होता है ना, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of states if he or she is less than 25 ईयर। बिल्कुल ये तो करेक्ट है, 25 ईयर है इसका, तो सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स इज चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। अ पर्सन एक इंसान, एक जो भी वो इलेक्ट होगा, जो भी चुन के आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी उम्र कम से कम 25 होनी चाहिए, ठीक है। विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ गोवा में है, ठीक है ना। यूसीसी गोवा में सबसे पहले आया है, याद रखिएगा। गोवा इज़ द और एकमात्र स्टेट है इंडिया का जहाँ पे कॉमन सिविल कोड है। गोवा सिविल कोड इज बेस्ड ऑन पोर्तुगीज सिविल कोड, जिसको कोडिगो सिविल पोर्तुगीज कहते हैं। 1867 में आया था, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन गोवा इन 1870 विद सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट हैड बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन 1956। 1956 में कितने सारे रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट थे जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर था। देखिए जैसे आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1956 7 आउट ऑफ टोटल 14 स्टेट, उस वक्त 14 स्टेट थे, उसमें 7 उनके में बाईकैमरल लेजिस्लेचर था। कौन कौन था वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इनमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर था। Of these, the legislative council were abolished in 1969 in West Bengal, 1970 in पंजाब। देखिए 1969 में वेस्ट बंगाल से हटा दिया गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर, 1970 में पंजाब से हटा दिया गया, 1986 में तमिलनाडु से हटा गया। अगर क्वेश्चन को काफ़ी अच्छा बनाना, अच्छे लेवल का बनाना है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो ये कोर स्टैटिक हो गया। इसमें आप एक बार समझ लीजिए कि 1956 जब रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी, उसके वक्त हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर 7 में था। कौन कौन में था? ठीक है ना, टोटल 14 स्टेट थे उस वक्त, और जिसमें 7 में बाईकैमरल था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे या फिर महाराष्ट्र कर लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, वेस्ट बंगाल, जिसमें से हटाया गया 1969 से वेस्ट बंगाल में, 1970 से पंजाब में, 1996 से तमिलनाडु में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय Jammu and Kashmir in 1957. At present, 6 states including Andhra Pradesh, Telangana have legislative councils. The Legislative Council of the Union Territories of Jammu and Kashmir has been abolished since the 31st October 2019. ठीक है। Accounts of the state are controlled by the, अब जो accounts होता है वो state का किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? देखिए accounts of the state along with what the union are controlled by the Comptroller and Auditor General of India, CAG के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे none of these हो जाएगा आंसर। द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय, तो बिल्कुल ये ऑपरेट किया था गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। देखिए बेसिकली कंटीजेंसी फंड इज क्रिएटेड एज एन इम्प्रेस्ड अकाउंट टू मीट सम अर्जेंट, और कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए हुडहुड तूफान आ गया, कुछ ऐसा सीक्वेंस आ गया जहाँ मान लीजिए कोविड आ गया, तो उस वक्त में एक स्पिनिंग रिजर्व होता है हमारे पास, एक तरीके का हमारे पास एक फंड होता है जो कि हम इमरजेंसी के वक्त यूज़ करेंगे। अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का। स्टेट कंटीजेंसी फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर इसका देखरेख करता है, गवर्नर ही इसको उस समय पर निकाल के दे सकता है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर्स अ सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द अमाउंट विदड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 56 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज नॉट करेक्ट। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही है। द चीफ मिनिस्टर,
तो पहला द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट है। सेकंड है द चीफ मिनिस्टर जनरली प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के होंगे उनकी जो कैबिनेट होगी ना उसको प्रिसाइड करेंगे कौन, चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होता तो टसल्स क्यों होता, झगड़े क्यों होते, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल। मतलब क्या करेगा, गवर्नर जो होंगे वो सीएम को अपॉइंट कर लेंगे, उसके बाद दोनों मिल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनेंगे। हालांकि सीएम का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 163 क्लॉज आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर्स एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इज in so far as he is by or under his constitution requirement to exercise his functions or any of them in his discretion. Question number 57 कह रहा है select the constitutional duties of the chief minister from the following by using the code given below, ठीक है। चलिए कह रहा है the chief minister communicates to the governor। देखिए आ रहे ऐसा क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल का होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन अच्छे लेवल पर रहता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर्स communicates to the governor ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गवर्नर जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे सीएम को और सीएम आपस में मिल करके फिर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। द चीफ मिनिस्टर्स कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेचर, ये भी सही है, बिल्कुल। द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सीएम, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं ऑप्शन, द चीफ मिनिस्टर्स एंड सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन, द चीफ मिनिस्टर सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द मिनिस्टर्स बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ द काउंसिल इफ द गवर्नर रिक्वायर्स। कहता है द चीफ मिनिस्टर सबमिट्स करते हैं अपने कंसिडरेशन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कभी कोई मैटर होगा जिसमें डिसीजन लेना होगा मिनिस्टर्स को, लेकिन यहाँ पे कंसीडर काउंसिल करेगा, लेकिन गवर्नर रिक्वायरमेंट होगा तभी गवर्नर इसमें इन्वॉल्व करेगा, तो ये भी सही है। 1 to 4 तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईच स्टेट इज टू कम्युनिकेट to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation, to furnish such information relating to the administration of the states of the affairs of the states and proposal of the legislation of the governor may call for, and if the governor so required, to submit for the consideration of the council of ministers the participation of chief minister in NDC's meeting in his administrative duty, not a constitutional duty। याद रखिएगा participation of chief minister in NDC जो मीटिंग होगा वो administrative duty होगा, constitutional duty नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 58 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कौन सा आर्टिकल बताती है, डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो वो आर्टिकल है 167। द टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर इज, तो बेसिकली ये 5 ईयर था पहले, 5 ईयर है। द टेन्योर ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज 6 ईयर था पहले, लेकिन लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड बियर्स द ऑफिस टिल ही हैज द मेजॉरिटी, सो द टेन्योर इन अ वे इज नॉट फिक्स बट इट इज डीम्ड टू बी द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। रिसेंटली अब की बात करें अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन फिक्स टू 5, पहले 6 था अब 5 कर दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, आपको पता होगा ये यूपी है। सुचेता कृपलानी जी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, सी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी in 1963। The first woman chief minister of Indian state was, she was CM of UP and she was Sucheta Kripalani। The nomenclature of the executive head, आराम से पढ़िएगा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज चेंज्ड फ्रॉम सदर रियासत टू गवर्नर इन 1965। तो 1965 में सदर रियासत का नाम बदल के गवर्नर कर दिया गया, और ये कब किया, ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया आपको 6th अमेंडमेंट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के तहत इसको किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 6th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर द नॉमेनक्लेचर, जो पहले एग्जीक्यूटिव हेड का हुआ करते थे गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के, उनको बदल के सदर ए रियासत से गवर्नर कर दिया गया 1965 में। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोविजन हैज बीन मेड टू एडमिनिस्टर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय हिम। और जैसे यूटीज़ में होता है वैसे यहाँ हो गया। स्टेट Now, moving to the next question, state legislative assembly can participate in the election of which of the following? तो state legislative assembly कौन कौन से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, काउंसिल नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी कर सकते हैं,
ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में नहीं कर सकते हैं और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये कर सकते हैं। तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अरे एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, फ्लो में थोड़ा ज़्यादा ही फ्लो में चला गया। एक बात बताओ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या काम होगा? कोई काम नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट का कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेते हैं, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये पार्ट लेते हैं। 1, 3 and 4 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट आप तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल केस है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा में ले सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कहाँ नहीं ले सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंटीजेंसी फंड ऑफ इन द स्टेट? कंटीजेंसी फंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्पिनिंग फंड होगा जो किसी भी अनफोर्चुनेट कंडीशन के लिए लाया जाएगा। और ये जो स्टेट का होता है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एस्टेब्लिशिंग में? तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो इसको स्टेब्लिश करता है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बी लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय कंटीजेंसी फंड इन द नेचर of an impressed to the entitled the contingency fund of the state, into which shall be paid from time to time such sums as many may be determined by such law, and the said fund shall be placed in the disposal of the governor of the state to enable advances to be made by him out of such fund for meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the legislature of the state by law under article 205 or article 206 of the Indian constitution, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो स्टेट का, उसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द चीफ सेक्रेटरी इज द स्टेट हैज अ फिक्स टेन्योर। ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है चीफ सेक्रेटरी का, ठीक है। तो ऑप्शन 2 तो कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखिए, चूज किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के द्वारा एंड अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, ठीक है। Thus, statement 1 is correct. The chief secretary is head of the state's administrative machinery and has control on the administrative body of the state. There is no fixed tenure of the chief secretary of the state, so statement 2 is not correct. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेट वाला पार्ट कंप्लीट। इसी के साथ साथ हम लोग अब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा जिस तरीके से उसमें ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।